कि बहुत सारा कंपाउंड्स होता है. These compounds having the same molecular formula, right? These compounds having same molecular formula, but these compounds differ in the chemical properties and maybe in physical properties or both. आप खुद से बताओ, दो कंपाउंड्स है. That compound having the same molecular formula, but that compound differ in the physical chemical properties. अगर differ करेगा तो definitely वहां पे कुछ ना कुछ तो difference होगा, connectivity का, orientation का कुछ ना कुछ तो difference होगा. तो वही फिनोमेना आपका आ गया आइसोमरेज में. एक सिंपल थ्योरी बता रहे हैं आपको. जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा, एक ग्लूकोज होता है. तो ग्लूकोज क्या होता है? डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज. तो ग्लूकोन डी जो बोलते हो, कैपिटल डी जो लिख रहा था, वो डी ग्लूकोज है. तो डी ग्लूकोज का कन्फिग्रेशन जो होता है, वो आप बॉडी में जब लेते हो तो एसिमिलेशन होता है. एल ग्लूकोज का एसिमिलेशन नहीं होता. आई बात समझ में? कौन सा ग्लूकोज का एसिमिलेशन नहीं होता? एल का. आप देखोगे एमिनो एसिड भी होता है. द कन्फिग्रेशन बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बायोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कन्फिग्रेशन. तो आप सबसे पहले आइसोमरेज में बताना क्या चाह रहा हूँ, आइसोमरेज में लिखो द एग्जिस्टेंस ऑफ. लिख रहे होने वाली बताइए, लिख रहे हैं आप लोग, द एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स with same molecular formula but differ in the physical and, यहाँ पे और कर दिया, chemical properties. This phenomena is called आइसोमरेज. तो मैं उतना डिफिनेशन मैंने आपको एक बेसिक बता दिया कि आइसोमरेज का मतलब होता है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ द टू और मोर कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द फिजिकल एंड या मे बी केमिकल प्रॉपर्टीज. दीज फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमरेज. आप एक सिंपल मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के थ्रू, आप खुद से देखना कि C3 लिया मैंने, H8 लिया, O लिया. अब इसी में देखना, यहाँ पे मैंने एक दो कंपाउंड बना रहा हूँ, CH3, CH2, CH2OH. आप बताइए प्रीतम, क्या बोलेंगे इसको? अल्कोहल बोलेंगे कि नहीं? अल्कोहल है ये. हाँ सर। और ये क्या बोलेंगे आप इसको? इथर. हाँ अब सर। खुद से सोचो, खुद से सोचो कि अल्कोहल का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, इथर का केमिकल प्रॉपर्टी डिफर करेगा. ऑब्वियसली डिफर करेगा. और खुद से देखो आप लोग, सोम देखिए, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस है कि नहीं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब कि दो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एसोसिएट हो सकता है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो कि ऑक्सीजन आपका किससे अटैच है, हाइड्रोजन किससे अटैच है? ऑक्सीजन से अटैच है कि नहीं? तो ऑक्सीजन से अगर हाइड्रोजन अटैच होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है वो. तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कि नहीं, दो मॉलिक्यूल आइडेंटिक मॉलिक्यूल के बीच में? और यहाँ पे ईथर का बात करेंगे, ईथर आपका क्या होगा? दो मॉलिक्यूल के बीच में, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? बताइए. लो. आप खुद से सोचो, अगर इस दोनों कंपाउंड्स का मैं बॉइलिंग पॉइंट का बात करूंगा, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा कि डिफर करेगा? डिफर करेगा. अगर मैं दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज का बात करूंगा तो डिफर करेगा. करेगा कि नहीं? इंडियन वाले बताइए आप लोग. करेगा. यस। और एक काम करो, एक काम करो, अगर मान लो कि मैंने एक CH3 ले लिया, यहाँ पे OH ले लिया, और CH3 ले लिया. सिर्फ यहाँ पे देखो कि मैंने OH को पहले यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन से रखा, अब मैंने इसको 2 डिग्री से रखा. आपको क्या लगता है, आपको ये चेंज करने से उसके केमिकल बिहेवियर पे चेंज आएगा? चेंज आएगा. जब बेटा आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसको स्कूल के एग्जाम पूछता है, हाउ यू हैव टू डिस्टिंग्विश द नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. तो इसका एक केमिकल टेस्ट आपको पढ़ना है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है वो. तो बेटा खुद से सोचो कि कनेक्टिविटी मैंने सिर्फ चेंज किया तो इसका केमिकल बिहेवियर चेंज हो गया, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है. इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं आइसोमरेज. तो आइसोमरेज का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ द टू और मोर कंपाउंड with same molecular formula but differ in the physical properties, maybe differ in the chemical property, maybe differ in the both physical and chemical property. This phenomena is called isomerase. समझ में आया आप लोगों को? अब देखो,
अब देखना, एक चीज बता रहा हूँ आपको। CS3 और ये एच दे दिए यहाँ पे, देखो ये क्या दिए, CS3 दे दिए और ये एच दे दिया। अब मैंने यहाँ पे देखो CS3 दे दिया, यहाँ पे CS3 दे दिए, और ये क्या दिए, एच दिया है और एच दिए। इसमें गौर से देखना आप लोग। इस कार्बन से देखो मेथाइल भी है, हाइड्रोजन भी है। इस कार्बन से देखो हाइड्रोजन है, मिथाइल है, मतलब कनेक्टिविटी मैंने चेंज नहीं किया। इस कार्बन पे देखो हाइड्रोजन है, मिथाइल है। इस कार्बन पे देखो हाइड्रोजन है, मिथाइल है। मैंने बेटा कनेक्टिविटी चेंज नहीं किया। चेंज क्या किया? ओरिएंटेशन। देखो यहाँ पे, एक बार CH3 क्लोज था, एक बार CH3 अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, तो बेटा इससे भी आपका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पे इम्पैक्ट आएगा। अब बताओ, यहाँ पे कनेक्टिविटी चेंज हो रहा है या नहीं? यहाँ पे कनेक्टिविटी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। एक सिंपल थ्योरी बता देते हैं आपको। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो या कुछ भी करते हो, तो आप जब कोई एक पोज, जब कोई आप योगा एक्सरसाइज कोई करते हैं आप लोग, तो आपका क्या होता है, कभी हैंड ऊपर जाता है, कभी हैंड नीचे आता है, तो इसका मतलब क्या होगा, कनेक्टिविटी तो नहीं चेंज होता है, लेकिन ओरिएंटेशन चेंज होता है। आई बात समझ में? तो ये दोनों में क्या डिफर है आपका, बताओ। ये दोनों में डिफर इन ओरिएंटेशन, मतलब अरेंजमेंट में डिफर है। ये क्या डिफर है, बता दो आप लोग, डिफर इन कनेक्टिविटी। अब खुद से सोचो, एटम मॉलिक्यूल के किसी मॉलिक्यूल में एटम का कनेक्टिविटी अगर डिफर करेगा तो वहां भी आइसोमर्स आ जाएगा। अगर किसी दो कंपाउंड्स में आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, लेकिन ओरिएंटेशन भी डिफर होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग आइसोमर्स। निर्मली यह बात समझ में, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है? yes, सो हम बताइए, समझ में आ गया ये? हाँ, तो अभी तक मैंने एक बेसिक इंफॉर्मेशन दिया। अब क्या होता है देखो, टाइप्स ऑफ आइसोमरेज जब जाओगे, आइसोमरेज जब जाएंगे, आइसोमरेज आइसोमरेज में जाएंगे, तो आइसोमरेज में होता है दो टाइप का मेनली। पहले पढ़ो टाइप, एक एक करके पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सही है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल, या इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। आइसो लिख दिए तो इसका मतलब आइसोमरेज। एक होता है स्टेरियो आइसोमरेज। स्टेरियो का मतलब ही होता है ओरिएंटेशन। स्ट्रक्चरल आइसोमरेज में क्या हो जाएगा, व्हेन isomers differ in connectivity of atoms और ग्रुप्स, या एटम या ग्रुप का किसी के कनेक्टिविटी में अगर डिफरेंस आएगा, तो वो चला जाएगा आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के पार्ट्स में। आज जब देखना कि आइसोमर्स हैविंग सेम कनेक्टिविटी, मतलब यहाँ पे देखना कि नेमिंग करोगे तो दोनों का सेम नेमिंग आएगा, कनेक्टिविटी, बट डिफर इन स्पेशियल ओरिएंटेशन। तो बताओ, ओरिएंटेशन में अगर डिफर होगा तो उसमें किस में आ जाएगा, बताओ आप लोग। ओरिएंटेशन में डिफरेंस आएगा तो स्टीरियो, और कनेक्टिविटी में अगर डिफरेंस आएगा तो स्ट्रक्चरल। अब एक एक करके एग्जांपल देंगे तो पकड़ लेंगे आप लोग। अभी याद रखिएगा कि आपके पास बेसिक्स अगर जाओगे तो आइसोमरेज का कितना टाइप पढ़ना है, दो टाइप है, एक स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशनल जिसको बोलते हैं, और एक पढ़ना आपका होता है स्टेरियो। स्टेरियो का मतलब ही होता है, स्टेरियो का मतलब होता है 3D स्पेस या 2D कहीं भी जाओ, आप ओरिएंटेशन का बात कर रहे हो तो कनेक्टिविटी सेम होगा लेकिन ओरिएंटेशन डिफर होगा। एग्जाम्पल मैंने बता दिया कहाँ पे ओरिएंटेशन डिफर था, वहां पे कनेक्टिविटी आपका क्या था, सेम था। अब सुनो, अब स्ट्रक्चरल में जाएंगे तो आगे जाएगा, लेकिन स्टेरियो में जाएंगे तो स्टेरियो देखिए क्या होता है, स्टेरियो आइसोमरेज में जाएंगे तो स्टेरियो आइसोमरेज में आगे और भी आएगा, क्या क्या आएगा देखना। एक आएगा आपका कन्फर्मेशनल, एक जाएगा आपका कन्फिग्रेशनल। कन्फिग्रेशनल कन्फिग्रेशनल में फिर दो आ जाएगा। एक आएगा ज्योमेट्रिकल, यहीं पे सारा पढ़ाऊंगा मैं। एक पढ़ाएंगे आप ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल भी पढ़ना है आपको, ऑप्टिकल भी पढ़ाएंगे, तभी आप
क्वेश्चन पकड़ पाओगे ऑर्गेनिक में, नहीं तो नहीं पकड़ पाएंगे। तो ज्योमेट्रिकल भी पढ़ाएंगे आपको, ऑप्टिकल भी पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी में ऑप्टिकल नहीं दिया है यहाँ पे। ज्योमेट्रिकल दिया आपका कहाँ पे, एल्कीन में दिया चैप्टर में, लेकिन मैं यहीं पे कंप्लीट करूंगा। कन्फर्मेशन कहाँ दिया था, हाइड्रोकार्बन में एल्केन में दिया चैप्टर में, मैं यहीं पे कंप्लीट करूंगा। तो ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कन्फिग्रेशनल में आएगा। कन्फर्मेशनल क्या होता है वो बताएंगे आपको। और फिर ये सब आ जाएगा स्टेरियो में। एक एक करके बताऊंगा, एक एक करके बताएंगे, समझ में आ जाएगा। अगर मान लो अगर आपका ज्योमेट्रिकल फाइंड करना आ गया, ऑप्टिकल फाइंड करना आ गया, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, स्टेरियो आइसोमर्स। कर लेंगे। और स्ट्रक्चरल में जाएंगे तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखना है आपको चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमरीज। फिर सेकंड देखना आपको पोजीशन आइसोमरीज, मोस्टली जानिस तो पोजीशन आइसोमरीज। थर्ड जाएंगे बेटा आप फंक्शनल आइसोमरीज, ये सब पढ़ना आपको। फंक्शनल के बाद पढ़ना आपको मेटामेरीज। एक एक करके पढ़ाने दीजिए, समझ में आ गया, सबका कंडीशन होता है। फाइव में जाएंगे तो टॉटोमेरिज। टॉटोमेरिज के बाद आपका आएगा एक रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स। इसमें से ये पार्ट पे अभी ज्यादा वर्क नहीं करूंगा मैं। ये पार्ट जब आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ाएंगे रेजोनेंस, उसके बाद आएगा। अभी नहीं समझ में आएगा आपको। अभी मेरे को चलने दो यहाँ से चेन से। पहले मैं स्ट्रक्चर का पार्ट कंप्लीट कर दूंगा एक्सेप्ट द टॉटोमेरिज। फिर मैं इंटर करूंगा स्टेरियो में। स्टेरियो में जब जाऊंगा तो आपको पहले मैं पढ़ाऊंगा ज्योमेट्रिकल, फिर ऑप्टिकल, फिर कन्फर्मेशनल। ये सीक्वेंस होगा। तब पहले हम लोग वर्क करेंगे चेन पे, पोजीशन पे, फंक्शनल पे, मेटामेरिज, रिंग चेन। टॉटोमेरिज को होल्ड करके रखेंगे थोड़ा। अभी मेरे को पढ़ाने दो चेन आइसोमेरिज। तो लिखो आप चेन आइसोमेरिज, देखो क्या होता है सबसे पहला जो लिख रहा हूँ। सो हम समझ में आ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, कौन सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रक्चरल का पार्ट्स। देखिए चेन आइसोमेरिज को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि व्हेन आइसोमर डिफर इन कनेक्टिविटी ऑफ कार्बन, किसी कंपाउंड में अगर कार्बन के कनेक्टिविटी में चेंज अगर डिफर कर दोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, वहां पे पेरेंट चेन डिफर कर जाएगा कि नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ, व्हेन आइसोमर्स डिफर इन द कनेक्टिविटी ऑफ कार्बन, connectivity of carbon atoms, that is differ in parent chain, प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन में ही डिफरेंस आएगा। तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको क्या है ये। बेटा आप खुद से सोचना है कि अगर ये कंपाउंड्स मैंने लिया और यहाँ पे मैंने OH लिया, ये कंपाउंड लेने के बाद मैंने OH लिया, सुनो, ये कंपाउंड लेने के बाद मैंने OH लिया, या एक काम करते हैं, ये कंपाउंड्स है बेटा, इसका नेमिंग क्या करोगे, ब्यूटेन। इसका नेमिंग क्या करोगे आप, इसको ब्यूटेन बोलेंगे, इसको बोलेंगे टू मेथाइल प्रोपेन, बोलेंगे कि नहीं आप। अब मेरे को एक चीज बताना, जो फर्स्ट मैंने कंपाउंड लिया था उसमें कितना आपका पेरेंट चेन में कितना, प्रिंसिपल चेन में कितना कार्बन है, 4। और सेकंड जो कंपाउंड लिया उसके देखो कि पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, 3। लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं बात करूंगा तो C4H10 है कि नहीं, निर्मल ये बताइए। यस सर। अगर मेरे को बोलेगा कि ये दो कंपाउंड्स है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन मैंने जब नेमिंग किया तो एक में पेरेंट चेन आ गया कितना, 3 कार्बन का, एक में पेरेंट चेन है 4 कार्बन का, इसका मतलब डेफिनेटली कार्बन के कनेक्टिविटी में डिफरेंस होगा। तो आप क्या बोलोगे उसको, चेन आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। ये क्या है आपका, चेन आइसोमर्स है। और सुनो एक और बताता हूँ आपको, देखना। अगर मैंने ये कंपाउंड लिया और यहाँ पे अगर मान लो कि ये कंपाउंड लिया, दोनों का नेमिंग करेंगे तो आप मेरे को बताना कार्बन के कनेक्टिविटी के चलते नेमिंग में डिफरेंस आ गया कि OH के कनेक्टिविटी के चलते।
तो कार्बन के कार्बन, चलते। कार्बन के चलते। तो श्रवण बताइए इसका नेमिंग क्या होगा, इसका आप लिखेंगे नहीं, ब्यूटेन वन ऑल लिखेंगे कि नहीं आप? हाँ सर। इसका बेसिक नेमिंग क्या लिखेंगे, इसका बेसिक नेमिंग टू मेथाइल, टू मेथाइल प्रोपेन वन ऑल। आप बेटा बता दो इसमें पेरेंट चेन कितना का आ गया? 4 का। इसमें पेरेंट चेन कितना का आ गया? 3 का। तो जब कंपाउंड में बेटा देखना है पेरेंट चेन ही डिफर कर रहा है तो आप आंख बंद करके उसको क्या बोल देंगे, पोजीशन या चेन? चेन आइसोमर्स। Mostly databases is chain isomers cannot be because they differ in the connectivity of carbon. So how to हाँ judge the सर। connectivity of carbon? How to judge the connectivity of carbon? So simply you have to do the naming. Simply you have to do the naming. नेमिंग करने से अगर देखना है कि पेरेंट चेन में रूट वर्ड जो होता है नेमिंग का, रूट वर्ड मैंने बताया था ना, आप याद करो, और प्रीतम बताया था रूट वर्ड, तो वो अगर डिफर कर जाएगा तो समझना है क्या है आपका ये चेन आइसोमर्स। क्लियर हुआ ये? अब देखो, नोट करके एक चीज बता रहा हूं आपको। वन कार्बन चेन आइसोमर्स बता रहा हूं, वन कार्बन का चेन आइसोमर्स कभी नहीं होगा। कभी आप इमेजिन कर सकते हो कि नहीं एक ही कार्बन का चेन आइसोमर्स होगा? नहीं, कहां से करेंगे? टू कार्बन का चेन आइसोमर्स नहीं होता। थ्री कार्बन का भी चेन आइसोमर्स नहीं होगा। खुद से सोचो, ये थ्री कार्बन है, इसका चेन आइसोमर्स क्या करेंगे, ये दोनों तो एक ही है। थ्री कार्बन चेन आइसोमर्स ना, पॉसिबल नहीं। फोर कार्बन का होगा, दो कैसे होगा देख लो। ये देखो, ये फोर कार्बन लिए, एक चेन को शॉर्ट कर देंगे तो देखो आ गया। तो बेटा चेन आइसोमर दिखाने के लिए एटलीस्ट कितना कार्बन चाहिए आपको? 4। फोर। तो अगर मान लो कहीं भी थ्री कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड देगा तो चेन आइसोमर सब कभी इमेजिन ही नहीं करना। अब सुनिए, अगर आपके पास फाइव होगा तो इसका थ्री आइसोमर्स होगा, सिक्स होगा तो इसका फाइव आइसोमर्स होगा। अब मेरे को दिखा दो सिक्स का आइसोमर्स कैसे फाइव होगा। देखना यहाँ पे सबसे मैंने फाइव का ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो C5H12 लिए। आप बता दो, फाइव कार्बन का पहले स्ट्रेट चेन बना लो, बना लिया। आप क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन को शॉर्ट कर देंगे एक कार्बन का, ये भी बना लिए। अब बेटा खुद से बता दो, ये कार्बन को यहाँ नहीं कनेक्ट करके अगर यहाँ कनेक्ट कर दूंगा तो उसका नेमिंग क्या होगा, सेम होगा कि डिफर करेगा? सेम होगा। सेम होगा, इसीलिए चेंज नहीं करेंगे। आप बताइए, फाइव कार्बन पे कितना, फाइव कार्बन का जब स्ट्रेट चेन लिए तो कितना पॉसिबिलिटी था, एक ही था। आप फोर कार्बन का चेन लिए थे, एक ब्रांचिंग कर दिए तो कितना पॉसिबिलिटी निकला, एक ही निकला, एक ही पे छोड़ देंगे। आप करेंगे क्या, देखो क्या करना है ना, चेन आइसोमर जब भी फाइंड करने का ट्रिक क्या होता है कि जितना कार्बन देगा उसका स्टेट बना लेना, फिर एक एक करके सॉर्ट कर देना, फिर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी चेक करना। अब बेटा बता दो कितना कार्बन के चेन पे जाएंगे, थ्री का। तो थ्री का जाएंगे तो अगर आपने एक सी इधर दिया तो एक सी इधर दिया, तो बेटा बता दो तीनों का नेमिंग डिफर होगा कि नहीं, तीनों का रूट वर्ड डिफर करेगा कि नहीं? चेक कर लो आप लोग। अब ये बताना मेरे को, अगर ये सी बता दिए, सी बता दिए, ये आप बोलेंगे तो ये क्या हुआ, तो देखो ये और ये आइडेंटिकल है कि नहीं बेटा? श्रवण बताइए, ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं? हाँ सर। और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो आपको अगर कहीं पे फाइव कार्बन देगा तो C5H12, तो उसका चेन आइसोमर्स कितना पॉसिबल है, थ्री। सिमिलरली सिक्स पे जाके देखिएगा आप लोग, सिक्स पे जब आप देखेंगे तो फाइव पॉसिबिलिटी आएगा, चेक करके मैं होमवर्क दे रहा हूँ, चेक करके आप लोग देखना, सिक्स आएगा। तो आपने देखा कि to check the chain isomers, you have to start from the 4 carbon. For the 4 carbon containing compound, number of possible chain isomers 2. 5 carbon containing compound, number of chain isomers possible 3. 6 carbon containing chain, number of possible isomers 5. इसके बियॉन्ड भी होता है लेकिन आपसे नहीं पूछेगा, आपका सिक्स मैक्सिमम होता है, उससे ज्यादा कभी नहीं आता क्वेश्चन। बेटा बताओ समझ में आएगी चेन आइसोमर्स? यस। हाँ। अब आइए, अब आइए, सबको एक से देखो, स्ट्रक्चर में चेन पढ़ लो, पोजीशन पढ़ लो, फंक्शन पढ़ लो, रिंग चेन पढ़ लो, मेटामरेज पढ़ लो, उसके बाद लाएंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का कंसेप्ट, उसके बाद सबका एप्लीकेशन आएगा। पहले बेसिक इंफॉर्मेशन पहले गैदर करो कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि चेन है ये।
एक कर लो आप पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स तब होगा व्हेन आइसोमर्स differ in connectivity of a functional group or atom with same parent chain। बेटा बता दो, चेन आइसोमर्स में आपका क्या था? पेरेंट चेन डिफर किया था। पोजीशन आइसोमर्स आइडेंटिफाई करने जाओगे तो पेरेंट चेन डिफर नहीं करना चाहिए, ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप या एटम का पोजीशन आपका चेंज करना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि ऑल पोजीशन आइसोमर्स हैविंग सेम पेरेंट चेन। ये सबसे पॉइंट है, ये मैं बता रहा हूं आपको, यही पॉइंट सबसे हाईलाइटेड है आपका। इसी से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। आप देखो, मैं बता रहा हूं आपको, एक एग्जांपल देखो। सामान आप खुद से बताओ, दोनों कंपाउंड का जब नेमिंग करेंगे तो पेरेंट चेन कॉपी आएगा कि नहीं? हाँ सर। सर। इसका मतलब क्या होगा? कार्बन का कनेक्टिविटी तो सेम रखा आपने। हाँ सर। एक बार आपका क्या हो गया, प्रोपेन वन ऑल, एक बार आएगा प्रोपेन टू ऑल। तो किसका पोजीशन डिफर कर रहा है? OH का। अब OH क्या है यहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप। तो उसका पोजीशन चेंज होने के चलते ये क्या होगा? पोजीशन आइसोमर्स। आई बात में पोजीशन आइसोमर्स क्यों करते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपेन वन ऑल, इसको बोलेंगे प्रोपेन टू ऑल। निर्मली देखिए, प्रोप दोनों में लिया, रूट वर्ड दोनों का सेम आ गया। एक बार OH कहाँ पे आपका? फर्स्ट कार्बन पे। एक बार OH कहाँ पे आपका? सेकंड कार्बन पे। तो बेटा क्या बोलेंगे इसको, चेन या पोजीशन? पोजीशन। पोजीशन। अब एक काम करेंगे, वन ब्यूटीन है और टू ब्यूटीन है, क्या बोलेंगे आप इसको? पोजीशन। पोजीशन, राइट। पोजीशन ही है ये। अगर मान लो कि मेरे पास ये वन ब्यूटीन है और ये ब्यूटीन, ये लिया मैंने, टू मेथाइल प्रोपीन, प्रोपीन, क्या है ये? चेन आइस। चेन आइसोमर। NH। क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना कितना आपने कार्बन सेलेक्ट किया? चार। इसमें आपने कितना कार्बन सेलेक्ट किया? थ्री। तो डेफिनेटली ये चेन हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट से डिफर कर गया। अब देखना, OH और CH3 लेंगे, ऑर्थोमेटा पारा होता है ये। OH लेंगे, CH3 लेंगे, OH लेंगे, CH3। बेटा इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोक्रेसॉल। इसको बोलते हैं हम लोग मेटाक्रेसॉल। इसको बोलते हैं हम लोग पैराक्रेसॉल। तीनों कंपाउंड में देखो क्या डिफर कर रहा है? फंक्शनल ग्रुप डिफर नहीं कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, पोजीशन डिफर कर रहा है। तो क्या बोल रहे बोले, ऑर्थोमेटा पारा जितना भी होता है सबको क्या बोलेंगे आप? पोजीशन आइसोमर्स। अब एक काम करेंगे, अगर मेरे पास ये अल्कोहल है, अब मेरे पास ये अल्कोहल है, सो हम बताइए क्या होगा? चेन या पोजीशन क्या हो सकता है ये? ब्यूटेन लेंगे तो ब्यूटेन कितना लिखेंगे? वन ऑल। इसका नेमिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू मेथाइल प्रोपेन वन ऑल। बेटा बताओ, अब प्रथम बताइए कहाँ पे आपका ये डिफर कर रहा है? रूट वर्ड में। हाँ तो सर। क्या हो जाएगा? ये चेन आइसोमर्स हो जाएगा कि नहीं ये? हाँ सर। अब आई बात समझ, चेन आइसोमर्स कैसे फाइंड करते हैं? पेरेंट चेन आइडेंटिकल तो चेन, और पेरेंट चेन नहीं, पेरेंट चेन डिफर तो चेन, अब पेरेंट चेन आइडेंटिकल तो पोजीशन। कुछ आइडिया लगा यहाँ पे चेन पोजीशन का?
Most metabolism is functional isomers. Yes, sir. इसमें क्या होगा कि फंक्शनल आइसोमर्स का मतलब होता है कि आइसोमर्स के पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ही होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। तो यहाँ पे पेरेंट चेन को या रूट वर्ड जो लिए थे उसको नहीं देखना, आपको पेरेंट चेन की तरफ देखना ही नहीं है, आपको फंक्शनल ग्रुप ही डिफर कर जाएगा। तो व्हेन आइसोमर्स differ in nature of functional group। आप बेटा बताना, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ही डिफर करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, चेन या पोजीशन? उसको बोलते हैं फंक्शनल, चेन पोजीशन नहीं। तो देखो यहाँ पे एक बता रहा हूँ आपको, एक एक करके मैं एग्जांपल देता हूँ, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अल्कोहल्स एंड ईथर ये होता फंक्शनल आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि ये अगर पता रहेगा आपको, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देके आपको बोलेगा फाइंड द आइसोमर्स, तो सबसे पहले बेटा हम लोग फाइंड करते हैं कि क्या क्या फंक्शनल हो सकता है। फिर फंक्शनल से जाते एक एक फंक्शनल पे वर्क करेंगे चेन पे, और एक एक चेन पे करेंगे हम लोग पोजीशन पे। तो ये रूट होता है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड करने का, ये ट्रिक होता है। तो ये अभी लिखने दो, पहले मैं सब बता दूंगा कैसे यूज करोगे। अल्कोहल ईथर एक दूसरा के क्या होता है, फंक्शनल आइसोमर्स। तो बेटे अल्कोहल ईथर जगह सर्वर बताइए, अल्कोहल ईथर अगर फंक्शनल आइसोमर्स होगा तो कुछ कॉमन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आना चाहिए कि नहीं? हाँ सर। देखो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, ये क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका देख रहा हूं मैं आपको। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा CnH2n+2O। हियर एन जो होना चाहिए इक्वल टू या ग्रेटर देन 2। बेटा 1 का नहीं ले सकते हो, क्योंकि 1 का अल्कोहल आ जाएगा लेकिन इथर नहीं आएगा। अब सुनना, स्टूडेंट को सबसे प्रॉब्लम होता है कि ये कैसे याद रखूं। बेटा टेंशन मत लो, आज का क्लास लेने दो, आज अगर वहां पहुंच गई तो ठीक है, नहीं पहुंचेगी तो नेक्स्ट क्लास जब आएंगे तो एक ट्रिक बताऊंगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के, अब वो ट्रिक जो बताऊंगा उसके थ्रू आप जज कर लोगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जरूरी है आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लर्न करना, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, लेकिन जरूरी नहीं है आपको। आई बात श्रवण? तभी पढ़ाने दीजिए, वो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, अपने आप पकड़ लोगे आप लोग। ओके ओके सर। हाँ, लेकिन ये सब लेक्चर आप कंसंट्रेट होके देखिएगा, जब आप ट्रिक बताएंगे तो बहुत कंसंट्रेट होके देखना पड़ता है। क्योंकि देखो ये क्या होता है इसमें, कैसे एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको, कि जैसे मान ले 3H8O लिया, ये लिया आपने, और ऑक्सीजन लेके ये लिया। बेटा इसका क्या नाम है, प्रोपेनॉनॉल। इसका क्या नाम है, मेथॉक्सी इथेन बोलेंगे इसको। निर्मल ये बताइए, मेथॉक्सी इथेन। Yes, sir. अब बेटा बता दो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक अल्कोहल एक इथर है, तो दोनों क्या होगा एक दूसरा का फंक्शनल आइसोमर्स। अल्कोहल इथर एक फंक्शनल आइसोमर्स होता है। दूसरा याद रखना, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अनसैचुरेटेड, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड आ जाता है, अनसैचुरेशन उसको बोलते हैं। अल्कोहल्स एंड ईथर्स। देखो मैंने बोला अनसैचुरेटेड, मतलब सैचुरेटेड अल्कोहल ईथर नहीं, अनसैचुरेटेड के साथ ये सब फंक्शनल आइसोमर्स होता है। तो देखो क्या होता है इसमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप याद रखना है थोड़ा। CnH2nO। बेटे याद करो, एल्केन का फॉर्मूला तो CnH2n+2, और एल्कीन का फॉर्मूला तो CnH2n, तो उसमें डबल बॉन्ड आ जाता है कि नहीं निर्मालियो? तो देखो उसी को मैंने CnH2n नहीं रखा, मैंने +2 नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। और यहाँ पे एन जो होना चाहिए, मिनिमम जो होना चाहिए वो 3। एक एग्जांपल लेके बताने दो, अब मैं तो बोल रहा हूँ कि आगे सब बताऊंगा आपको। देखो C3 लिए, S6 लिए, O लिए। देखो CH3CO
CH3 क्या है ये? कीटोन। CH3 CH2 COH क्या है ये? एल्डिहाइड। CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2OH है तो अल्कोहल लेकिन अनसैचुरेटेड। CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3 है तो ईथर लेकिन अनसैचुरेटेड। बेटा ये जितना भी चारों कंपाउंड ये सब में चारों में फंक्शनल ग्रुप आपका डिफर कर रहा है लेकिन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सबका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करेगा तो दे आर आइसोमर्स। अब बताइए सोम कौन सा आइसोमर्स है ये? फंक्शनल आइसोमर्स। सर ठीक है। तो इसके लिए अलग अनसेचुरेटेड क्यों दे रहे हैं? अनसैचुरेटेड क्यों लिए कि नहीं नहीं अल्कोहल ईथर का बोल रहे हैं ना आप? हाँ सर। तो नहीं बता रहे। जब आप नंबर ऑफ आइसोमर जाएंगे जैसे क्या होता है अल्कोहल होता है तो अल्कोहल एक सैचुरेटेड अल्कोहल होता है एक होता है अनसैचुरेटेड अल्कोहल। तो इससे पहले जो एग्जांपल लिए थे वो था सैचुरेटेड अल्कोहल। आज जैसे अल्कोहल में आप मान लीजिए एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देंगे। आज जैसे उस पर हम लोग एक ट्रिक बताएंगे ट्रिक में जैसे पाई बॉन्ड का पॉसिबिलिटी आ गया तब वहां पे एल्डिहाइड कीटोन आएगा तो अल्कोहल ईथर भी लाते हैं वहां पे लेकिन अनसैचुरेटेड। Unsaturated alcohol ether are the functional isomers of aldehyde ketone, but not saturated alcohols. No, saturated नहीं। आई बात समझ में? तो ये सब एप्लीकेशन ग्रेजुअली समझोगे अभी इंफॉर्मेशन गैदर करो कि फंक्शनल आइसोमर्स में कौन कौन कहाँ आ रहा है ये समझो पहले। आई बात समझ में? तो हाँ थ्री सर। आई। थ्री आई थ्री जो लिखा है वो सुनिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर ये एक दूसरा का फंक्शनल आइसोमर्स है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है देखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है ये CnH2nO2 और N जो होना चाहिए N मिनिमम वो 2 कार्बन का होना ही चाहिए। एक एग्जांपल ले लो देखिएगा। C2 लिए मैंने H4 लिए O2 लिए। यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन का पॉसिबिलिटी नहीं है। आगे पढ़ो ना आगे पढ़ेंगे तो वो सब ठीक बता देंगे अपने आप पकड़ लोगे आप लोग भी। तो इसमें मैं बता रहा हूँ ये बेटा क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं मैच कर रहा है कि नहीं फॉर्मूला से? आप बताना ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड ये क्या है? मेथॉक्सी मेथेनोएट है मतलब एस्टर है ये। तो ये बेटा एस्टर ये बेटा कार्बोक्सिलिक बोथ हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। आई बात समझ में कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर। अब सुनिए एक फोर और लिख रहा हूं यहाँ पे 2 डिग्री एंड 3 डिग्री मीन्स एमीन्स बताए थे ना आपको 1 डिग्री 2 डिग्री। हाँ सर। देखिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अब बताना CH3 CH2 ये NH लिए और ये CH2 CH3 लिए कौन सा है अमीन है 2 डिग्री है 3 डिग्री? 2 डिग्री। और ये क्या 3 डिग्री है कि नहीं? हाँ सर। देखो तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं? अरे बेटा देखो ना C3 आ जाएगा। एच कितना आ रहा है चेक कर लो आप। 11 N आ रहा है कि नहीं? नहीं 11 नहीं। 11 N। हाँ सर। बताइए 1 डिग्री सर नहीं C4। नहीं नहीं 1 1 डिग्री भी लेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री दोनों लेना पड़ेगा आपको। आप ये बताइए C4 लेंगे हाँ C4 लेंगे यहाँ पे C4 लेंगे। आप ये बताना कि ये CH3 CH2 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 NH2 ये क्या होगा 1 डिग्री आ गया कि नहीं? तो ये कंपटीशन में पूछ दिया था बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत बच्चा जानता नहीं रहता है ये सब कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 एमीन्स भी आपका फंक्शनल आइसोमर्स ही है। हाई एमीन्स लेकिन है फंक्शनल आइसोमर्स।
क्योंकि तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर होता है। कुछ आइडिया लगे यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर्स कौन कहाँ होता है? सर इसका फॉर्मूला क्या है? C4H11N कैसे होगा ये बताएंगे आपको वहां पे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का जब कैलकुलेशन बताएंगे तो वहां पे ट्रिक बताएंगे तो अपने आप पकड़ लेंगे आप लोग। नहीं सर, वो नहीं, वो जनरल फॉर्मूला बोल रहा हूँ। जनरल फॉर्मूला जाएंगे तो आप लेंगे CN, H पे जाएंगे तो 2N, देखिए वहां पे कितना आ जाए, 2N जा रहा है आपका। अब प्लस आपका कितना आ जाएगा, जैसे 8 हो जाएगा तो 3 ऐड हो जाएगा, 3 और फिर N। आई ओके। बात समझ में? तो ये फॉर्मूला है इसका जनरलाइज करके। लेकिन ये फॉर्मूला लर्न करोगे तो आज याद रहेगा, कल भूल जाओगे, लेकिन ट्रिक जो बताऊंगा उससे आप सब कुछ पकड़ लोगे आगे। 4 एक लास्ट लिख लो। Cyanides and isocyanides are the functional isomers। अब बोलोगे साइनाइड आइसोसाइनाइड क्या होता है, तो देखो ये CH2CN, ये साइनाइड बोलते हैं। CH3CH2 नाइट्रोजन से अगर अटैच होगा तो इसको आइसोसाइनाइड। बेटा दोनों का फॉर्मूला सेम है कि डिफर है? सेम है। सेम है तो क्या बोलेंगे इसको, आइसोसाइनाइड साइनाइड क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा चलो ऐसे। ये फंक्शनल आइसोमर्स है। आप ये बताइए आप लोग, ये जितना भी आपको मैंने फंक्शनल आइसोमर्स में एग्जांपल बताए सब आप दिमाग में रहना आप चाहिए। तभी आप देखो फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करना, आपको ये याद रखना है कि कौन किसका फंक्शनल आइसोमर्स है, ये पता होना चाहिए। अगर बेटा वो मिसिंग रहेगा तो आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को फाइंड नहीं कर पाओगे। IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन, नीट का तो बहुत बेसिक देता है, वेबजी का क्वेश्चन, ये सब पकड़ने के लिए ये सब आपको दिमाग में आना चाहिए। चलिए, तो यहाँ तक मैंने फंक्शनल बताया। आप क्या बता रहा हूँ देखना, और होगा ना? मेटामेरीज, ये क्या होता है? व्हेन आइसोमर्स डिफर इन द नेचर ऑफ alkyl groups across a polyvalent functional group। बताओ पॉलीवैलेंट मतलब डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट ये सब लेंगे। बताओ एल्डिहाइड में ये कभी पॉसिबल है? बताइए निर्मलियो। नो, मोनोवैलेंट है वो। कहाँ का पॉसिबल है सुनो, ईथर में पॉसिबल है, ईथर होता है ना डाइवैलेंट। कीटोन में पॉसिबल है, कीटोन भी क्या होता है आपका, डाइवैलेंट। ईस्टर में पॉसिबल है, ईस्टर भी आपका डाइवैलेंट हो सकता है, ये ईस्टर 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स भी हो सकता है आपका, क्योंकि ये भी डाइवैलेंट होता है, ट्राइवैलेंट पॉलीवैलेंट। थायो ईथर हो सकता है, थायो ईथर का मतलब होता है कि ये सल्फर सल्फर होता है। तो ये सब कंपाउंड होते, ये सब जो आपका फंक्शनल ग्रुप है ये तो डाइवैलेंट है या तो ट्राइवैलेंट है। तब वहां पे आप मेटामेरेज दिखा सकते हो। एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको, देखना फॉर एग्जांपल C4 लिए, H10 लिए और O लिया मैंने, इसका ईथर्स बना रहा हूं मैं। बेटा देखना CH3 CH2 CH2O CH3। मुस्लिम, ये बताइए ऑक्सीजन के दोनों सेट आपने क्या लिए, एक बार लिया इधर आपने प्रोपाइल, इधर क्या रखा आप, मेथाइल। अब सुनना, CH3 CH2O और CH2 CH3, बताओ इसमें क्या है, मेथाइल इथाइल, इसमें भी इथाइल। अब खुद से देखो ये दोनों आइसोमर्स है तो इथर,
लेकिन इसमें प्रोपाइल मेथाइल का अल्काइल ग्रुप है, इसमें दोनों इथाइल का अल्काइल ग्रुप है। तो एक डाइवेलेंट के क्रॉस जो मैंने अल्काइल ग्रुप रखा उसी को डिफर कर दिया। तो बेटा वो कौन सा आइसोमर्स आपको बता देगा? मेटामर्स। ये पोजीशन आप नहीं बोल सकते हो, नेमिंग करो। रूट वर्ड नहीं है आपका आइडेंटिकल। एक में मेथॉक्स इथॉक्सी मिथेन है, सॉरी इथॉक्सी इथेन है, एक में आपका मेथॉक्सी प्रोपेन है। रूट वर्ड तो सेम है ही नहीं आपका। एक में 3 कार्बन का चेन आएगा, एक में 2 ही कार्बन का चेन आएगा। एक में एल्कॉक्सी में मेथॉक्सी है, एक में एल्कॉक्सी मिथॉक्सी है। तो नहीं ये पोजीशन आइसोमर्स हो सकता है, नहीं ये चेन आइसोमर्स हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है आपका? मेटामर्स। आई बात समझ? मेटामर्स क्या होता है? यस सर। मेटामर्स। सुनिए और बता रहा हूं आपको। अगर ये कीटोन है आपका, ये कीटोन है आपका, ये कीटोन है। बेटा आप खुद से देखो, एक बार इसके इधर इथाइल, इधर भी इथाइल। इसमें देखो एक तरफ प्रोपाइल, एक तरफ मेथाइल है तो कीटोन। लेकिन देखो फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड का अल्काइल ग्रुप डिफर कर रहा है। बट दोनों का मतलब इसके कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि इसका डिफर कर रहा है, नहीं इसके साथ कंपैरिजन कर रहा हूं। तो ये क्या होगा? मेटामर्स होगा कि नहीं? तो समझ में आ गया मेटामर्स क्या होता है? अगर कोई बोलेगा मेटामर्स तो क्या बोलोगे? आइसोमर डिफर इन द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप across a polyvalent functional group। फिफ्थ लिखो, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा? एक आइसोमर्स होगा रिंग फॉर्म में तो दूसरा आइसोमर्स होगा चेन फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं रिंग चेन। तो देखो एक बता रहा हूं आपको कहाँ कहाँ होता है ये। एल्केन जो होता है वो साइक्लोएल्केन के साथ एक रिंग चेन आइसोमर्स बनाता है। बताओ तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है कॉमन? श्रवण बताइए। तो CnH2n। S2n प्लस, नहीं S2n नहीं होता आपका। अब यहाँ पे जो एन लिखेंगे, मिनिमम जो एन लिखेंगे, आपको एक रिंग में लाना था। मिनिमम कितना कार्बन होना चाहिए? 3 कार्बन होना चाहिए कि नहीं आपका? 3। क्योंकि 2 कार्बन का एल्कीन का कभी रिंग में नहीं ला सकते हो, 3 कार्बन का ही ला सकते हैं आप। देखो मैं एक बता रहा हूँ आपको, देखना। C3H6 है। बेटा ये कौन सा आइसोमर है? ओपन। और इसको मैंने रिंग बना दिया। देखो दोनों जगह यहाँ भी हाइड्रोजन है 2, और यहाँ भी हाइड्रोजन है 2, और इधर भी हाइड्रोजन है 2। अब मेरे को बताना बेटा, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या डिफर है? सेम है। अब एक है आपका ओपन चेन में, एक है आपका रिंग में, तो उसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। और देखो एक C5H10, या पहले ले लो C4H8। बेटा चेन आइसोमर्स अगर देखेंगे, देखो ये बता रहा हूं मैं आपको, ये वो ये एंड ये रिंग चेन आइसोमर्स है कि नहीं बेटा बता दो। अगर मैं ये लूंगा, अगर मैं इसको लूंगा एक रिंग में 3 मेंबर ही लूंगा, तो वो भी रिंग चेन आइसोमर्स है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है आपका, एक रिंग के फॉर्म में, एक आपका ओपन चेन में है। इसी को बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर्स, मतलब एक चेन के फॉर्म में रहेगा, एक आपका रिंग के फॉर्म में आ जाएगा। मिनिमम कार्बन 3 कंपाउंड्स होना चाहिए। इफ यू हैव द ओनली द 2 कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड, नेवर यू हैव टू थिंक अबाउट द रिंग स्ट्रक्चर। और सुनना दूसरा क्या होता है? एल्काइन एंड साइक्लोएल्कीन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जाएंगे तो आप श्रवण बताइए, एल्काइन का क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? CnH2n-2। CnH2n-2 यहाँ भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आपको एटलीस्ट कितना लेना पड़ेगा? 3। तो देखो एक मैं बता रहा हूँ आपको, C3H4 लेंगे। देखो ये CH3, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये CH लिए, एंड देखो ये कर दिया आपने। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर डिफर कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं चेक करो तब दोनों का।
समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं? बेटा देखो ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। मैंने बॉर्नर रिप्रेजेंटेशन में बता ही दिया था यहाँ पे कि ऑलरेडी यहाँ पे 3 बॉन्ड बना के एक ही हाइड्रोजन दोगे। ये sp2 कार्बन है तो एक ही हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे sp3 है तो 2 हाइड्रोजन आएगा। आप दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, स्ट्रक्चर देखो, रिंग चेन दिखेगा आपको। आई बात समझ में? रिंग चेन। तो साइक्लोएल्कीन, अगर आपको कहीं पे एल्कीन रहेगा तो उसका रिंग अगर बनाना तो क्या बनेंगे? साइक्लोएल्केन। अगर कहीं पे अल्काइन रहेगा तो उसका रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे आप? साइक्लोएल्कीन, एल्केन नहीं, क्योंकि फॉर्मूला ही मैच नहीं करेगा। तो ये सब दिमाग में लेके चलोगे। एप्लीकेशन अब बताने जा रहा हूँ मैं, ये दिमाग में लेके चलोगे आप। तो देखो, आपको मैं कंक्लूजन पहले बताता हूँ कि चेन में क्या कंडीशन था। पेरेंट से डिफर करना चाहिए। पोजीशन में क्या कंडीशन था? फंक्शनल ग्रुप डिफर नहीं करना चाहिए। पेरेंट से आइडेंटिकल होगा, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफर करना चाहिए। फंक्शनल में क्या कंडीशन था? फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म में क्या कंडीशन था? डाइवैलेंट या पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के क्रॉस नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप चेंज होना चाहिए। रिंग चेन का क्या कंडीशन आएगा? एक अगर रिंग फॉर्म होगा तो दूसरा चेन फॉर्म आना चाहिए। सबका कुछ ना कुछ कंडीशन होता है। अब वही कंडीशन मैं आप बताने जा रहा हूँ, सुनो। यहाँ तक निर्मल समझ में आ गया आपका? तो देखो, Yes. मुर्सलिन मुझे चीज तो मुर्सलिन बोल। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी जे एडवांस का क्वेश्चन बनाने जाओ, कंप्रिहेंसिव टाइप का जो क्वेश्चन आता है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देके रिएक्शन से कोरिलेट करता है, श्रावण याद रखिएगा, उस क्वेश्चन को पकड़ने का सबसे बड़ा वेपन अगर है, ये ट्रिक होता है। इससे कंपाउंड का स्ट्रक्चर तक हम लोग जज कर लेते हैं। इतना अच्छा ये ट्रिक है ये। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या इसी को बोलते हैं कभी कभी हाइड्रोजन इंडेक्स भी। इंडेक्स बोलते हैं, हाइड्रोजन इंडेक्स। ये इसी को कभी कभी हम लोग बोल देते हैं, क्या देखना है, इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन इंडेक्स। और बोलते हैं इसको अनसैचुरेशन फैक्टर, मतलब यूएफ। या कभी कभी बोल देंगे इसको डिग्री अपन सेचुरेशन, मतलब कितना अनसेचुरेशन है डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड कितना, ये सब दिखाता है आपका। डीयू बोल देता है शॉर्ट में। तो कभी डीयू लिख देंगे, कभी यूएफ लिखेंगे, कभी आपको डबल बॉन्ड डीबीई लिखेंगे, तो समझना कि एक ही चीज है ये सब। ये सब दिखाएगा कितना पाए कितना सिग्मा, सब दिखा देगा ये। देखो कैसे फाइंड होता है। कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं होता ये सब डेरिवेशन। मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, याद रखना वो, देखना क्या होता है। डी यू डबल बॉन्ड, देखो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जब जाएंगे, C+1 माइनस H-N/2। देखो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ टेट्रावैलेंट एटम्स। अब तो पूरा केमिस्ट्री में टेट्रावैलेंट एटम तो कार्बन ही आएगा ना। बेटा बताइए, लाइक कार्बन सिलिकॉन यही सब आएगा, तो कार्बन ही होगा कि नहीं टेट्रावैलेंट में? बताओ आप लोग। एच जो होगा, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मतलब जो एक ही बॉन्ड बना के रहता। ये सब क्या हो सकता है? ये सब हाइड्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। एन जो होता है, नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम, जो 3 बॉन्ड बनाता है। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका नाइट्रोजन ही है, फास्फोरस नहीं। फास्फोरस 3 से ज्यादा भी बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन आपका हमेशा 3 बॉन्ड ही बना के रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो जनरली कंपाउंड जब देखोगे तो बेटा यही नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन ही सब आएगा।
ऑक्सीजन आएगा, लेकिन ऑक्सीजन डाइवैलेंट को यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं दिया गया। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर ऑक्सीजन होगा तो उसको साइड कर देना, कार्बन हाइड्रोजन पे ही वर्क कर लेना वहां पे। कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन होगा तो तीनों को लेके आ पाना। कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन होगा तो फिर क्लोरीन को भी लेके आएंगे आप। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। बेटा बताना, C3H8 लेंगे, इसका डिग्री अपन सेचुरेशन फाइंड करेंगे तो 3+1 -8/2 जीरो आएगा कि नहीं श्रावण बताओ। हाँ सर। जीरो आ गया। जीरो का मतलब दैट इज नो पाई बॉन्ड। इसका मतलब होता है पाई बॉन्ड है ही नहीं उसके पास। देखो कितना अच्छा ट्रिक है, मतलब कंपाउंड के पास पाई बॉन्ड है ही नहीं। तो बेटा कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड होगा विदाउट पाई बॉन्ड, तो हाइड्रोकार्बन मिल के नहीं आ सकता है ना वो। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। निर्मली नो पाई बॉन्ड यहाँ पे। सुनो, C3H6 लेंगे। अब बताइए तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री अपन सेचुरेशन। 1, दैट इज लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन। तो DU का मतलब 1 का मतलब होता है लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन। तो कितना पाई बॉन्ड आएगा बेटा बताओ तो यहाँ पे। 1 पाई बॉन्ड। अब बेटा बताओ कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड होगा, एक पाई बॉन्ड बनाना था, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो पाई बॉन्ड नहीं बना सकते हम। तो किसके बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में। आप खुद से सोचो, कंपाउंड में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाना तो वो तो एक ही पाई बॉन्ड बनाना आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो अपनी पोजीशन चेंज से फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। समझ में ये मैं क्या बोला आपको, ये श्रावण समझ में आ गया है। ये डिग्री अपन से वन का मतलब क्या होता है, कितना पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। और सुनो, अगर कहीं पे C5 और मान लीजिए कि आपका H5N है, तो डिग्री अपन सेचुरेशन फाइंड करेंगे तो देखो क्या करेंगे, 5+1 माइनस मोनोवैलेंट बेटा कौन है यहाँ पे, हाइड्रोजन। 5 लेंगे और नाइट्रोजन को जितना नंबर होगा उससे माइनस कर देंगे, बाई 2 कर देंगे। बेटा 6 माइनस कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 4 आगे कि नहीं। आई बात समझ में। अब सुनो, C6H5NO2 का मैं फाइंड करने जा रहा हूँ। तो कार्बन यहाँ पे 6+1 करेंगे क्योंकि 6 कार्बन है। मोनोवैलेंट में सिर्फ हाइड्रोजन को काउंट करेंगे तो 5। ट्राइवैलेंट में नाइट्रोजन को काउंट करेंगे 1/2 करेंगे। बेटा कितना आ रहा है आपका, 5 आ रहा है कि नहीं। सो हम बताइए 5 आ रहा है कि नहीं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अगर मेरे पास सी, मान लीजिए कि मैंने ऐसा दिया आपको, C4 दिए, H11 दिए, N दिए, कितना होगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताता हूँ खुद से। जीरो। दोनों का बताइए कितना होगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, बताइए तो समझ में आ जाएंगे पकड़ रहे हैं हम लोग। अगर बताइए दोनों का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताइए, दोनों का श्रवण बताइए, दोनों के डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। सर फर्स्ट का 0। फर्स्ट का जीरो, राइट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलिए या उसी को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलिए, तो जीरो आ रहा है कि नहीं चेक करो आप लोग। हाँ सर, सेकंड का भी 0 आ रहा है। तो सेकंड का भी 0 है। हम्म। और इसमें अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जाएंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इसमें अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपको।
जीरो। 4+1 लेंगे। मोनोवैलेंट में किसको किसको लेंगे यहाँ पे? हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों आएगा ना। 10/2 लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 0। गुड। अब एक काम करना, अब जो बता रहा हूँ, C2H5 नहीं, C3H5N का बताइए। टू। C3H6O का बताइए। इसका बताने जाएंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो मैं जहां तक देख रहा हूँ 3+1 तो आएगा, माइनस है आपका मोनोवैलेंट 5, ट्राइवैलेंट 1/2, बेटा ये 4 - 2 तो कितना आ जाएगा? 2, राइट। इसमें सर वो जाएंगे तो सेकंड कितना? वाला का आंसर 1 है। हाँ सर। 1। वन। 3+1 अब -6/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1। अब बताइए डबल इक्विवेलेंट फाइंड करने का तरीका समझ में आ गया आप लोग को कैसे करेंगे? तो देखिए, अब मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे, नोट करके एक चीज लिख रहा हूँ, देखो। अगर डी यू है डबल इक्विवेलेंट, अगर 1 0 आ गया, दैट इज नो पाई बॉन्ड। बेटा बताइए, नो पाई बॉन्ड अगर होगा तो सिर्फ ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा कि नहीं? हाँ सर। तो उस कंपाउंड में सिर्फ आप क्या बोलोगे? ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाओगे, क्लोज स्ट्रक्चर, सिर्फ ओपन चेन स्ट्रक्चर। यही ट्रिक होता पकड़ते हैं। जैसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मेरे को 0 मिल जाता था, मैं उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर सोचूंगा भी नहीं। अब देखो, ये मैंने लिया, एक लिया, दूसरा क्या याद रखना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स अगर आपका 1 आ गया, आप क्या क्या सोचोगे? देखो, ओपन स्ट्रक्चर, मतलब ओपन होना चाहिए, ओपन चेन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर विथ 1 पाई बॉन्ड। तो आप बता दो, किसी का इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर 1 आएगा तो जब उसको ओपन चेन स्ट्रक्चर बताएंगे तो आप कितना वहां पे पाई बॉन्ड देंगे? 1। अब 1 रिंग स्ट्रक्चर जब आएंगे तो आप याद रखिएगा विदाउट पाई बॉन्ड। तो बेटा आपने जब एल्कीन या साइक्लोएल्केन लिया था तो एल्कीन में था डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन 1, लेकिन साइक्लोएल्केन में देखो, आप जब रिंग दिए तो आपने पाई बॉन्ड हटा दिया था कि नहीं वहां से? एक एग्जांपल देखो, C3H6 है, बेटा बताओ तो कितना हो जाएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट? 1। तो ओपन स्ट्रक्चर विथ 1 पाई बॉन्ड, अब बताइए कौन कौन सा होगा? CH3, CH, CH2। बेटा बताओ इसके अलावा कुछ हो सकता है? नहीं। 4 कार्बन का होता तो फिर पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर सकते थे, कार्बन का कनेक्टिविटी चेंज कर सकते थे, लेकिन 3 कार्बन पे तो आप कार्बन का कनेक्टिविटी चेंज ही नहीं कर सकते हो, तो पाई बॉन्ड आपका फिक्स रह जाएगा। अब वार्निंग स्ट्रक्चर लेंगे तो विद पाई बॉन्ड या विदाउट पाई बॉन्ड? विदाउट। विदाउट पाई बॉन्ड। अब मैं एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, देखो कितना कार्बन का कंपाउंड है आपका? 3। तब रिंग कितना बना सकते हो? 3 कार्बन का ही मैक्सिमम बना सकते हैं, 3 कार्बन। अब बेटा बता दो इस पे कितना हाइड्रोजन है? 2 इस पे, या 2 इस पे, 2 कितना हाइड्रोजन है आपका? 6। तो बेटा एक रिंग स्ट्रक्चर कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को दिखाता है? एक रिंग स्ट्रक्चर कितना? वन। नहीं, एक 1 रिंग स्ट्रक्चर अगर आपका होगा तो कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है वो? 1। वन। अब देखो, अब एक एक काम करो तो आपको सुनिएगा, यहाँ पे कितना रिंग स्ट्रक्चर है ये बता, आप कितना रिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे? 1। अब 1 के अलावा उसमें क्या है? एक पाई बॉन्ड है, तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जब जाएंगे या इसका डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन जाएंगे तो आप 2 बोलेंगे। सुनना मेरी बात।
अगर एक रिंग होगा तो एक इक्विवेलेंट वैसे ही ऐड हो गया, तो एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, क्योंकि आपने दो चेन को, एक रिंग को जोड़ने के लिए दो एंड को कनेक्ट करोगे तो दो हाइड्रोजन ऐसे ही लॉस हो गया, तो एक पाई बॉन्ड वहीं पे सेटिस्फाइड हो जाएगा। और एक पाई बॉन्ड आपने रिंग में दे रखा है, तो टोटल डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका? 2। बेटा बोलना था इसमें कितना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ जाएगा? 2। अब बेटा बेंजीन का स्ट्रक्चर लेते हैं, बताइए तो कितना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है? 4. नहीं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा कि नहीं? अब समझ में आ गया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट? अच्छा ये बता दो, इस लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें, इसमें आप लोग बता देंगे तो पकड़ लेंगे। देखिए ये डबल बॉन्ड लिए और ये नाइट्रो लिए, ये लिए, बताओ तो कितना है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट? Sir, 5. 5, राइट, 5। क्योंकि देखिए एक रिंग के चलते एक आप कंसीडर करेंगे, रिंग के अलावा 5 ऑन काउंट कीजिए, 3 और 4, तो 4 ऐसे ही दिख रहा है तो 4 तो ऐसे ही आ गया, और एक रिंग के चलते ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 5। तो कुछ आइडिया लगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? अब बेटा बता दो, किसी भी कंपाउंड में साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाने के लिए आपको कितना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट चाहिए? एटलीस्ट 1। अब किसी भी कंपाउंड में कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर नहीं आएगा तो कभी पाई बॉन्ड आप सेटिस्फाइड करोगे? नहीं। सुनना मेरी बात, अब देखना, एक और बताता हूँ, देखना यहाँ पे थर्ड। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 2 आ गया तो इसका कंक्लूजन क्या होता है? सुनना श्रावण, समझ में? इसका कंक्लूजन सुनिए, उसका एप्लीकेशन बताता हूँ, देखो। हाँ ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखेंगे तो आपको 2 पाई बॉन्ड रखना पड़ेगा विथ 2 पाई बॉन्ड्स। अगर आपने वन रिंग स्ट्रक्चर बताया तो आपको एक पाई बॉन्ड रखना पड़ेगा। अगर आप 2 रिंग स्ट्रक्चर बनाओगे बाइसाइक्लोस्पाइरो तो विदाउट पाई बॉन्ड। अब बेटा बता दो, बाइसाइक्लोस्पाइरो कंपाउंड पे दिखाएंगे तो उसके लिए आपको डबल रिपेलेंट 2 आना चाहिए कि नहीं? अगर डबल इक्विवेलेंट आपका 1 आएगा तो कभी बाइसाइक्लोस्पाइरो दिखा ही नहीं सकते, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच ही नहीं करेगा आपका। मैंने क्या बोला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैच करते उसके बाद ये सब कंक्लूजन लिखे, और कोई भी ऑथर ने ये सब आपका ये ट्रिक बताया आपको। तो ये जो आपका ट्रिक होता है, ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सही है। आप समझो इसको क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर 1 आ गया, इसका मतलब उसका पाई बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन रिंग में नहीं। एक रिंग ही सेटिस्फाइड कर देता है एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स को। देखो एक एग्जांपल देता हूँ। बेटा बताइए C4H6 कितना होगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, बताओ मेरे को। 2. दो ले, दो लिए, राइट। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको दो पाई बॉन्ड कैसे होगा। ओपन चेन स्ट्रक्चर लेंगे तो बेटा CH3 ये हो सकता है कि नहीं? CH3 CH2 ये हो सकता है कि नहीं आपका? CH और ये CH और ये CH2 हो सकता है कि नहीं? सो हम बताओ, ये सब ओपन चेन में इतना पॉसिबिलिटी है कि नहीं? और भी पॉसिबिलिटी, लेकिन ये हो सकता है कि नहीं आपका? अब मैं वन रिंग स्ट्रक्चर इसका बात कर रहा हूँ, इसका वन रिंग स्ट्रक्चर, तो वन रिंग स्ट्रक्चर में कितना कार्बन का रिंग है बताओ तो? 4। तो 4 कार्बन देंगे तो एक पाई बॉन्ड देंगे। आप बेटा बता दो, 4 कार्बन का रिंग बना लिए तो एक पाई बॉन्ड अगर यहाँ देंगे, उसी पाई बॉन्ड को अगर यहाँ देंगे, यहाँ देंगे, यहाँ देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेमिंग में, साइक्लोब्यूटेन ही बोलोगे ना आप। मतलब कि 4 कार्बन के रिंग में और कोई पॉसिबिलिटी है आपका? नहीं, तो इतना पे छोड़ देंगे। आप बताइए सबसे स्मॉलर मेंबर का कितना रिंग बनाते हैं? 3 का, तो 3 पे भी जाएंगे हम लोग, सारा पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं।
लेकिन आपको एक पाई बॉन्ड रखना है, तो एक पाई बॉन्ड रखने के लिए आप क्या करेंगे, ये कर देंगे। ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं? या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि नहीं? थोड़ा सोचो ना आप लोग भी, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, या ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि नहीं आपका? अरे बेटा, एक पाई बॉन्ड रखना है, एक रिंग रखना है, तो पाई बॉन्ड आप कहीं पे देख लो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो कितना पॉसिबिलिटी हो गया? टोटल 4। अब मैं जा रहा हूँ टू रिंग सिस्टम पे। देखो, टू रिंग सिस्टम मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। आप देखना कि ये कितना कार्बन को शो कर रहा है। 4 कार्बन तो है। इस पर हाइड्रोजन अगर दूंगा तो ये हाइड्रोजन 1, ये हाइड्रोजन 2, ये 1, ये 2। अब खुद से देखो, 2 2 4 2 6 कितना आ गया? 6। इसको क्या बोलेंगे, बाइसाइक्लो बोलेंगे कि नहीं आप? अब बताइए, बोलेंगे कि नहीं बाइसाइक्लो? और इसी में अगर मान लो टूरिंग सिस्टम में ये भी तो हो सकता है ना आपका, स्पाइरो। फॉर्मूला सबका मैच करेगा, देखो ना फॉर्मूला में तो बता रहा हूँ मैच करेगा। नहीं नहीं नहीं, इसका मैच नहीं करेगा। इसका 2 2 6 8 आ जाएगा, 9। तो इसमें क्या कंडीशन हो गया, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कार्बन लेंगे और C4H6 लिए थे, तो फॉर्मूला क्या था आपका, C4H8 -2 8 लिए थे, तो 6 आ जाएगा। इस पे नहीं मैच करेगा, नहीं। बाइसाइक्लो पे मैच कर जाएगा। ये इतना सारा पॉसिबिलिटी है, और एक दो होगा जो मैं भी नहीं लिखा। तो इतना कंसेप्ट, मतलब कि इतना सारा पॉसिबिलिटी लेके क्वेश्चन नहीं होता, रेस्ट्रिक्ट कर देगा। मतलब सिर्फ बोलेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर बताओ, या सिर्फ बोलेगा कि ओपन चेन स्ट्रक्चर बताओ, रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। तो क्वेश्चन को इजीली पकड़ लेते हैं हम लोग। ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपने पकड़ा। अब सुनो, अगर मेरे पास C3H6O है, तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताइए कितना हो जाएगा? सर 1। 1 आ गया। तो 1 आ गया तो इसका क्या होगा, 2 रिंग स्ट्रक्चर हो सकता है इसका, बताइए। नो। अब बताइए, ओपन चेन स्ट्रक्चर बताएंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर बताएंगे तो कितना पॉसिबिलिटी होगा, विथ 1 पाई बॉन्ड या विदाउट पाई बॉन्ड? 1 पाई बॉन्ड। अब वन रिंग स्ट्रक्चर लेंगे तो विथ पाई बॉन्ड या विदाउट पाई बॉन्ड? विदाउट। विदाउट पाई बॉन्ड। तो ये सब अगर कंक्लूजन आ गया तो देखो मैं क्या पकड़ लूंगा। बेटा बता दो, कार्बन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, मतलब कार्बन भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन था, कार्बन भी ऑक्सीजन भी है। अब बहुत सारे कंपाउंड्स में आपने देखा होगा, एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है, कार्बन का, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड्स होता है। अब बहुत सारे कंपाउंड्स में आपने देखा होगा, अनसैचुरेटेड अल्कोहल ईथर में कहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है, कार्बन कार्बन का। तो यहाँ पे जब ओपन चेन स्ट्रक्चर विथ 1 पाई बॉन्ड लिए, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी जब देखेंगे वो उस पाई बॉन्ड का, तो मेरे को क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखो। या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखेंगे, या तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड देखेंगे। बेटा, कार्बन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स विथ 1 पाई बॉन्ड, ओनली दे हैव द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो क्या हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन्स। कार्बोक्सिलिक एसिड यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट, बिकॉज ऑक्सीजन उसमें 2 होना चाहिए। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बात किया तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल ईथर का बात करूंगा मैं। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये CH2CH लिए, और ये CH2OH लिए, और ये CH2 और ये CH लिए, OCH3 लिए। देखो यहाँ पे CH3 CH2COH लिए, और फिर यहाँ पे CH3 COCH3 ले लिए। अब बेटा बताना तो। अब बताइए क्या होगा इसमें, ये चेन नहीं। आप ये बता दो, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई फॉर्मूला का। अब मैं रिंग का बात कर रहा हूँ। बेटा निर्मली बताइए, ऑक्सीजन क्या होता है, डाइवैलेंट या मोनोवैलेंट? डाइवैलेंट। Yes, sir. रिंग में क्या हो सकता है, देखो रिंग में क्या हो सकता है, होमोसाइक्लिक भी हो सकता है, मतलब एक ही टाइप का आइटम लग सकता है। हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। होमोसाइक्लिक का बात कर रहा हूं मैं, तो होमोसाइक्लिक ये होगा। हेट्रोसाइक्लिक का बात करेंगे तो ये होगा, या ये भी हो सकता है आपका। ये इतना सारा पॉसिबिलिटी है, देख लो।
मतलब यहाँ पे देखो रिंग में एक ही टाइप का एटम है, यहाँ पे रिंग में देखो दो डिफरेंट टाइप का एटम ला दिया, तो उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। एक ही टाइप का एटम होगा तो उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। तो देखो यहाँ पे ये सब पॉसिबिलिटी है। आप देख रहे हो यहाँ पे कितना ज्यादा पॉसिबिलिटी आ जाता है, जबकि क्या फॉर्मूला है, C3H6O। पॉसिबिलिटी देखो कितना है। और भी है पॉसिबिलिटी, वो नहीं बता रहा हूँ, और भी है। लेकिन आपको बेटा पूछेगा ना, आपसे पूछेगा पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर बताओ, तो पॉसिबिलिटी को शॉर्ट कर दिया, इसलिए पकड़ लेते हैं हम लोग। कंक्लूजन लो, ये समझ में आ गया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का एप्लीकेशन क्या होता है। श्रावण बताइए, अगर आपके पास ये फॉर्मूला दे दिया मैंने C4H10O, तो कितना लेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट? जीरो। जीरो। अब खुद से बताइए, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में अगर जीरो आ गया तो अल्कोहल ईथर का पॉसिबिलिटी आ जाएगा कि नहीं वहां पे? हाँ सर। आप यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड तो दिखाई नहीं रहा है इसमें है, इसीलिए मैंने वहां लिखा था अल्कोहल ईथर और बाद में लिखा था अनसैचुरेटेड। आई बात समझ में? कहाँ पे? देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, 4 कार्बन है तो 4 में मैंने ये OH बना दिया। अब ये भी है, देखो सब का सब, देखो क्या है, आपका ये बना दिया मैंने आपको ये। फिर देखो आप ऐसे जाओ तो ये बना दो, आप ऐसे जाओ तो ये बना दो। तो बेटा ये सब जितना भी स्ट्रक्चर है, सब में देखो तो आपका फॉर्मूला सेटिस्फाइड है कि नहीं, ये पहले बता दो मेरे को। फॉर्मूला सेटिस्फाइड है कि नहीं इस समय? हाँ सर। अब आइए, अब सुनो इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, अब मैं दिखा रहा हूँ। अभी तो मैंने आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दिया, कहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है। डबल इक्विवेलेंट मैंने बता दिया, फंक्शनल आइसोमर्स बता दिए, पोजीशन चेंज सब बता दिए। अब आइए, अब जो बताना देखना। देखो, हाउ टू गेट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। तो बेटा जब सॉल्यूशन इसका करना तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करना, स्टेप 1, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सबसे पहले यही फाइंड कर लेना। फिर स्टेप 2 जो होना चाहिए, वो होना चाहिए फंक्शनल आइसोमर्स कितना होगा उसमें। स्टेप 3 जो होना चाहिए, चेन आइसोमर्स, और उसी से चले जाना पोजीशन आइसोमर्स पे। बस अपने आप सारा फॉर्मूला आपको सारा कंडीशन आ जाएगा आपका। बस यही पकड़ने में स्टूडेंट को सबसे दिक्कत होता है, ये स्टेप्स। मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पकड़ो, फंक्शनल पे चले जाओ। अगर आपका ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड विदाउट पाई बॉन्ड्स होगा तो फंक्शनल आइसोमर्स वहां पे अल्कोहल ईथर होगा। चले गए। अब अल्कोहल पे जाएंगे चेन पोजीशन पे, ईथर पे भी जाएंगे चेन पोजीशन पे, अपने आप आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। एक करके दिखा दूं मैं, बताइए आप लोग। श्रमण ये समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक करके बता दूं आपको। देखो, सुनाई दे रही मैं क्या बता रहा हूँ, एक करके दिखा दूं इस पे एप्लीकेशन। यस हाँ सर। सर। देखिए आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो एक सिंपल फॉर्मूला रहा हूँ, C3 ले रहा हूँ मैं, H8 ले रहा हूँ, O ले रहा हूँ। अब बताओ तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। जीरो। जीरो।
यूएफ ऑफ डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन 0 मिल गया। अब बेटा बताओ, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि विदाउट एनी पाई बॉन्ड लेकिन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या हो सकता है? तो अल्कोहल ether। यहाँ पे क्या लेंगे, सिर्फ ओपन चेन स्ट्रक्चर लेंगे, क्लोज स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे आप लोग। यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर्स का बात करेंगे, फंक्शनल आइसोमर्स का बात करेंगे तो सबसे पहले मेरे को फंक्शनल आइसोमर्स मिला यहाँ पे कौन कौन, अल्कोहल और ईथर्स। बेटा बताओ ईथर में क्या होता है मेटामर्स? हाँ सर। अब देखेंगे कितना कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड सही है, 3। बेटा हाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ तो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड तो आप क्या नहीं लेंगे, चेन नहीं लेंगे। चेन के लिए आपको कितना से चलना पड़ेगा, 4 तो से। तो यहाँ पे 3 का अगर बात करेंगे तो 3 में क्या क्या हो सकता है, तो देखो ये नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल और एक क्या हो सकता है, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, यही दो पॉसिबिलिटी है कि नहीं? और क्या ले सकते हो आप बताओ तो, इथाइल अल्कोहल बना ही नहीं सकते हो आप। 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, 3 कार्बन का चेन बनाएंगे तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी होगा, एक 1 और 2, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ईथर में जाएंगे तो ये CH3O, C2H5। बेटे ये जो ईथर लिया, ये ईथर मेटामरीज में दिखाएगा, बताओ मेटामर्स बनाएगा ये ईथर? नहीं बनाएगा। रीजन क्या होगा कि आप खुद से देखो, ये इथाइल है ये मिथाइल है, आप इधर एक कार्बन करेंगे तो ये इथाइल हो जाएगा, ये मिथाइल हो जाएगा, और तो कुछ चेंज ही नहीं कर सकते हम लोग। आपको एटलीस्ट मेटामर दिखाने के लिए आपको 4 कार्बन ईथर पे जाना पड़ेगा, 3 कार्बन का ईथर कभी मेटामर्स नहीं दिखाता है। तो बताओ कितना आइसोमर्स आ गया यहाँ पे, 3। 2 किसका होगा अल्कोहल का, एक किसका होगा ईथर का। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन देगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा, बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अल्कोहल्स, सिर्फ बोलेगा पॉसिबल अल्कोहल, इथर नहीं बोलेगा आपको। तो पॉसिबिलिटी होगा। फिर ये भी बोल सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ वन प्राइमरी अल्कोहल, कितना हो सकता है, तो प्राइमरी अल्कोहल मतलब 1 डिग्री कार्बन से, तो वो एक ही हो सकता है। फिर कुछ केमिकल टेस्ट देके आपसे बोलवा लेगा कि क्या नंबर ऑफ आइसोमर्स होगा, तो वो सब आगे का चीज है। अभी ये समझो कि अल्कोहल ईथर कब होगा, ये समझ में आ गया। श्रावण बताइए, अब फॉर्मूला लर्न करने का जरूरत है, वो आपको वो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए थे, नहीं आप पकड़ लेंगे कि नहीं आप? श्रावण सुन रहे मेरी बात, पकड़ लेंगे कि नहीं आप उससे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से? फॉर्मूला लर्न करने का कोई मतलब ही नहीं होता। और सुनो, और एक बता रहा हूँ मैं आपको, नोट करके एक चीज और लिखो। when functional group is monovalent without carbon as first atom, बेटा ये कौन कौन सा फंक्शनल हो सकता है, लाइक OH हो सकता है, हैलोजन हो सकता है, आपका ईथर हो सकता है, मोनोवैलेंट वो नहीं आएगा, हटाइए। फिर आपका हो सकता है यहाँ पे एमीन्स हो सकता है, नंबर ऑफ पॉसिबल, तो लिखना फॉर ए गिवन चेन आइसोमर्स। जब एक चेन आइसोमर्स आएगा, द नंबर ऑफ पॉसिबल position isomers equal to traps of hydrogen on the basis of connectivity in corresponding alkane,
ये आपके दिमाग में आना चाहिए, तभी आप फाइंड कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये पकड़ने में थोड़ा स्टूडेंट को बहुत, यहीं पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। देखो मैंने क्या बोला, मैं पहले हाइलाइटर से यूज करके फिर अंडरलाइन कर देता हूँ। फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? मोनोवैलेंट विदाउट कार्बन एज ए फर्स्ट एटम। बेटा बताओ एल्डिहाइड की टर्म में क्या होता है? मोनोवैलेंट। एल्डिहाइड क्या होता है? मोनोवैलेंट। लेकिन कार्बन क्या होता है? फर्स्ट एटम होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? मोनोवैलेंट। लेकिन कार्बन क्या होता है? फर्स्ट एटम होता है। तो वो सब नहीं, वो सब फंक्शनल ग्रुप को साइड कर दो। मैं बताऊं, मोनोवैलेंट में OH हो सकता है, मीन्स हो सकता है आपका, हेलोजन हो सकता है आपका, नाइट्रो हो सकता है, NH2 हो सकता है, ये सब मोनोवैलेंट है। तो मैंने बोला आपको कि नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स इक्वल टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी इन द करस्पॉन्डिंग एल्केन, मतलब उसी का एक करस्पॉन्डिंग एल्केन में चले जाएंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, मोनोवैलेंट हटा के वहां पे हाइड्रोजन देके फिर चेक कर लेंगे हम लोग। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं। ये चेन आइसोमर्स आएगा, इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कनेक्टिविटी पे, यहाँ पे पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स चलाऊंगा। बताओ ये CH3 और CH3 लिए, नहीं ये तो चेन तो होगा नहीं। मान लो एक के लिए आपने CH3 और ये CH2 और ये CH3, करस्पॉन्डिंग एल्केन से मैं वर्क कर रहा हूँ। बताओ बेटा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कनेक्टिविटी पे कितना टाइप का है यहाँ पे? फिर दो। दो सर टाइप का। दो। दो टाइप का, तो इसीलिए कितना पोजिशन आइसोमर्स हो जाएगा? टू। कौन कौन होगा? तो देखिए, अगर मैं एक यहाँ पे ब्रोमीन दूंगा ये, और एक ये, हो सकता है कि नहीं बताइए? आइसोप्रोपाइल नॉर्मल आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। समझ में आ गया ये? देखो मोनोवैलेंट मैंने वहां पे ऐड कर दिया, खत्म हो गया वो पोजीशन। अब एक चेन आइसोमर्स मान लीजिए, अगर CH3 होगा, CH2 होगा, CH2 होगा, CH2 होगा, CH3 होगा, बताइए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कनेक्टिविटी पे। थ्री। तो पोजिशन आइसोमर्स कितना हो सकता है? थ्री। क्या क्या हो सकता है? अगर मान लो, क्या क्या हो सकता है, मैं यहीं पे एग्जांपल देके, एक अल्कोहल देके मैं बता रहा हूँ आपको। ये 1 2 3 4 5 लिए, तो एक OH ये हो सकता है, एक OH आपका ये हो सकता है, एक OH आपका ये हो सकता है। बेटा और कहीं हो सकता है बताओ तो? नहीं। अगर CH3 होगा, ये CH3 होगा, और ये CH2 होगा, और ये CH3 होगा, बताइए तो कनेक्टिविटी पे कितना टाइप्स का हाइड्रोजन है? देखो ये एक टाइप का है, ये डिफरेंट है, ये उससे भी डिफरेंट है, ये उससे भी डिफरेंट है। कितना टाइप का आ गया आपका? फोर। चार। तो पोजीशन आइसोमर्स कितना पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? फोर। आप मेरे को लास्ट एक बता रहा हूँ, इसमें बताना कि कितना पोजीशन आइसोमर्स हो सकता है। ब्यूटेन अगर लेंगे तो इसमें कितना पोजीशन है? एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके दो फिर फंक्शनल ग्रुप लाएंगे तो कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है इसमें? हो सकता है ये। और अगर मान लो कि इसी का एक चेन आइसोमर्स मान लीजिए CH लिए, और ये CH3 लिए, और ये CH3 लिए, बेटा ये दोनों चेन आइसोमर्स है कि नहीं? ये दोनों C4 चेन आइसोमर्स है कि नहीं? C4 का। है ना, बताओ ना, C4 का है कि नहीं? अब देखना, यस। यहाँ पे कितना टाइप्स का हाइड्रोजन है, चेक कीजिए आप लोग। दो। दो। अब बताइए, चार कंपाउंड, चार कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स रहेगा विथ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप और विदाउट कार्बन ये फर्स्ट एटम, तो चेन तो दो बनाएंगे, और एक एक चेन में दो दो पॉसिबिलिटी होगा, तो पोजीशन कितना पॉसिबिलिटी है? चार पॉसिबिलिटी है कि नहीं? C5 C5 पे चलेंगे,
C5 पे क्या क्या होगा देखना, C5 पे चलेंगे, एक मोनोवैलेंट के साथ अगर आएगा C5 पे तो क्या क्या हो सकता है देखो, CS2 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 CS3, एक ये चेन आइसोमर्स हो सकता है, एक इसका चेन आइसोमर्स ये हो सकता है, और एक चेन आइसोमर्स आपका ये हो सकता है। अब एक काम करना, ये तीन जो आइसोमर्स मैंने बताया चेन आइसोमर्स, ये कितना कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का, 5 का या 4 का? 5. 5 का। अब इसमें एक एक करके आप हाइड्रोजन का कनेक्टिविटी एक एक आइसोमर्स पे देखेंगे तो आपका कितना मिल रहा है बताइए, इसमें कितना मिल रहा है, 3, तो 3 पोजीशन। अब इसमें आएंगे तो बेटा इसमें कितना मिल रहा है, ये देखो तो लास्ट में जो बताया था, इसमें कितना हो रहा है आपका, 4, तो इसमें 4 पोजीशन। इसमें जब आएंगे तो इसमें एक ही टाइप का सब मिल रहा है कि नहीं आपका, तो इसको रिप्लेस करके अगर कोई भी ग्रुप लाएंगे मोनोवैलेंट विदाउट कार्बन तो क्या हो जाएगा, एक ही पॉसिबिलिटी आ सकता है कि नहीं? समझ में आ गया मैंने क्या बोला C5 के लिए? ये मोनोवैलेंट के, सिर्फ मोनोवैलेंट के लिए होता है, तो सुनो क्या होता है, सुनना मत मेरी बात, मोनोवैलेंट के लिए आपको ये सबसे ज्यादा हेडेक स्टूडेंट को यही पॉइंट पे देता है, और मैं बता रहा हूँ आपको, किसी स्कूल में पढ़ लो नहीं बताता ये सब। आइसोमर्स फाइंड करना सबसे हेडेक स्टूडेंट को, इसी पॉइंट पे अगर ये समझ में आ जाता है ना क्लैरिटी, तो कभी नहीं दिक्कत होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। आप MS सोहन बनाओ, हिमांशु पांडे बनाओ, कोई भी दुनिया का बुक लेके बनाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ट्रिक आपको नहीं याद रहेगा तो नहीं पकड़ पाओगे। आइसोमर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है स्टूडेंट के लिए, बहुत का तो नेटवर्क काम करना बंद कर देता है ये सब टॉपिक बोलता हूँ तो देखो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, आप अगर फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, पोजीशन मैंने कहाँ से बताया तो वो अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो बेटा रियली बता रहा हूँ आप नहीं पकड़ पाएंगे। इसीलिए आज ही के दिन आप ये मत समझना कि मैं एक्सपर्ट बन जाओगे इस पार्ट पे। आप करना क्या, जितना भी टॉपिक बताए वो सारा टॉपिक पे आप थोड़ा वर्क करके रखना, मतलब एक एक एग्जाम्पल लिए, क्यों एग्जाम्पल लिए वो थोड़ा सोचिएगा, कोई भी डाउट्स होगा उस टॉपिक में तो मेरे को इन्फॉर्म करना, सेंटर पे जैसे जो भी आते तो पूछ लेना, तो फिर मैं बता दूंगा वो। ये सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ गैदर नहीं करोगे तो आपका मैं बता रहा हूँ एसोरिज्म पकड़ना बहुत टफ हो जाता है स्टूडेंट के लिए। लेकिन हाँ, इतना मैं एश्योरेंस देता हूँ कि क्वेश्चन जब आता है तो कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ आता है, पकड़ना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ अभी सुनिए, बेटा ये बता दो 4 कार्बन का कितना, 5 कार्बन का कितना चेन आइसोमर्स था, 3, तो देखो 3 बनाया एक करस्पॉन्डिंग एल्केन लेके, और 3 का करस्पॉन्डिंग एल्केन का टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन मैंने चेक किया, अपोजिशन पॉसिबिलिटी कितना होगा मैंने बता दिया। 4 कार्बन का मैंने चेन आइसोमर्स कितना लिया था, 2 लिया था, तो उसका दोनों में दो दो पोजीशन था, तो टोटल पोजीशन कितना हो जाएगा, 4। 3 कार्बन का अगर होगा, 3 कार्बन का अगर कंटेनिंग कंपाउंड्स होगा विथ मोनोवैलेंट, तो उसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा, 2, तो पोजीशन कितना आएगा, 2। बेटा ये और ये और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। कौन कौन सा, 3, 4, 5, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर बना गया तो फिर ये सब ट्रिक नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि वहां पे डाइवेलेंट या आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट लेंगे तो फिर और भी रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा, तो उसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं होता है, इसलिए वो पकड़ लोगे इजीली आप। देखो एक एग्जांपल और लेके बता रहा हूँ आपको, बेटा बताओ C4 लिए, H मैंने लिया यहाँ पे 9 Br, बेटा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताओ। 0. 0। अब बताइए इसमें हेट्रोएटम कौन है, हेट्रोएटम जो सबसे अलग है, ब्रोमीन है कि नहीं?
यस सर। तो ब्रोमीन आपका क्या होता है, मोनोवैलेंट या डाइवैलेंट? मोनोवैलेंट। आप बेटा बता दो, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का कितना चेन आइसोमर्स हो सकता है? 2। क्या क्या हो सकता है देखो, चेन आइसोमर्स बता दूंगा 4 कंटेनिंग कंपाउंड के, ये और ये। और सब पे पोजीशन आइसोमर्स में लेके आऊंगा। इस पे पोजीशन आइसोमर 2 पॉसिबल है देखो, इस पे भी पोजीशन आइसोमर 2 पॉसिबल है। कौन कौन सा देखो, कनेक्टिविटी पे मैंने चेक कर लिया। बेटा बताओ तो कितना पॉसिबिलिटी निकल का है? 4। आंसर 4 होगा। देखो मैंने कितना फास्ट पकड़ लिए। मैंने देखा मोनोवैलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड 2 चेन, देख लिया मैंने करस्पॉन्डिंग एल्केन। अब एक एक करके हाइड्रोजन रिप्लेस करके मैं ब्रोमीन चलते गया। तो एक बार ब्रोमीन आप क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे तो इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो। एक बार ब्रोमीन यहाँ देंगे तो उसको बोलेंगे 2 ब्रोमो। एक बार ब्रोमीन यहाँ देंगे तो आप बोलेंगे 1 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन। एक बार ब्रोमीन यहाँ देंगे तो आप लिखेंगे 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन। देखो यहाँ पे ये दोनों कंपाउंड का रूट वर्ड सेम है कि नहीं, चेक करो आप लोग। दोनों कंपाउंड का पेरेंट चेन सेम है कि नहीं, चेक करो। अरे बेटा देखो ना, यहाँ पे 3 कार्बन का चेन है, ये भी 3 कार्बन का चेन है। इसमें जाएंगे तो ये 4 कार्बन का चेन है, यहाँ भी देखो 4 कार्बन का चेन है, तो ये क्या होगा, चेन आइसोमर्स है। ये भी क्या होगा आपका, चेन आइसोमर्स है। मैंने क्या बोला था, पेरेंट चेन अगर आपका, नहीं नहीं, पेरेंट चेन अगर बोलेगा आपको तो ये क्या होगा, चेन आइसोमर्स। ये क्या होगा आपका, चेन आइसोमर्स। लेकिन इसका बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि पेरेंट चेन दोनों का सेम है। इसका बात करेंगे तो पोजीशन आइसोमर्स। इसका बात करेंगे तो चेन आइसोमर्स। कुछ आइडिया लगा इन वाली मैंने कैसे पकड़ाई है? यस सर। तो देखो, आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखो। फाइंड द नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5H10। अब बेटा बताओ, साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोल रहा है तो साइक्लिक में मोनोसाइक्लिक बाइसाइक्लिक दोनों हो सकता है ना। लेकिन 2 रिंग सिस्टम के लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए आपका? बना रहा है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। हाँ सर। अब बेटा बताइए, अगर एक कंपाउंड पे एक ही डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा तो उसका 2 रिंग सिस्टम आ सकता है? नहीं, 1 रिंग नो। सिस्टम। अगर हम लोग 1 रिंग सिस्टम बता देंगे तो उसमें पाई बॉन्ड देना जरूरी है? नो, क्योंकि एक ही रिंग आपका सेटिस्फाइड कर दिया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो बताओ कितना मैक्सिमम कार्बन का आप चेन रिंग बना सकते हैं, 5 का? आप 5 का रिंग बनाते बनाते आप मिनिमम कितना रिंग तक जा सकते हो, ये बता दो। सारा पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा, कितना तक जा सकते हो बेटा? 3। 3 तक। तो क्या कीजिएगा, इसका ट्रिक यही होता है कि मैंने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पकड़ लिया तो मैंने समझा कि एक ही रिंग सिस्टम हो सकता है, 2 रिंग सिस्टम नहीं ले सकते हैं। और एक रिंग सिस्टम में पाई बॉन्ड नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने रिंग पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट दे दिया। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल 5 रिंग बनाइएगा, 5। 5 के बाद एक बनाइएगा 4। तो बेटा जब 4 बनाएंगे तो 4 में आपका क्या हो जाएगा, आपका मेथाइल एक बाहर चला जाएगा कि नहीं? हाँ सर। 4 के अलावा, 4 में एक मेथाइल के अलावा और भी कोई पॉसिबिलिटी है 4 मेंबर पे? नहीं। आप किस पे चले जाएंगे, 3 पे? तो देखो 3 पे चल रहा हूं मैं। जैसे 3 बनाएंगे तो कितना कार्बन को रिंग के बाहर रखना पड़ेगा, 2। तो इथाइल भी हो सकता है, 1,1 डाई मिथाइल भी हो सकता है, और 1 इथाइल मिथाइल भी हो सकता है। बेटा ये बता दो,
3 मेंबर पे 3 पॉसिबिलिटी ले लिया, 4 मेंबर पे एक ही पॉसिबिलिटी लिया, 5 मेंबर पे एक ही पॉसिबिलिटी लिया। निर्मली बताइए कितना टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा साइक्लिक? 5। 5। ये आईआईटी का जो एडवांस का जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन होता है ना उसमें पूछ चुका था ये, लेकिन उसमें स्ट्रक्चर नहीं पूछा था, उसमें पूछा था टोटल और ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स कितना होगा वो पूछा था। तो वो आगे पढ़ाएंगे तो और भी टॉपिक बताएंगे। तो ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, कितना रिंग रखोगे क्या रखोगे ये पता होना चाहिए। ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए क्या कंडीशन होगा ये भी पता होना चाहिए। आप खुद से सोचो, ये टॉपिक सब कुछ समझ में आया आपका? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर कब लेंगे, ये सब कुछ आइडिया लगा आप लोगों को? हाँ हाँ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आगे मैं टॉपिक को कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कंटिन्यू करेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन करवाना पड़ता है। तो मैं क्वेश्चन अभी इंट्रोड्यूस किया क्वेश्चन सिर्फ आपको। नेक्स्ट से जब आएंगे तो नेक्स्ट से मैं बहुत सारा क्वेश्चन भी आपसे करवाऊंगा इसी पे। आपको मैं यही एडवाइस दूंगा कि लेक्चर को यहीं पे बंद कर देते हैं। आपको एडवाइस देता हूँ कि पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ, वीडियो चाहिए तो वीडियो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अगर चाहिए आप लोगों को तो बोलिए तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का। क्योंकि ये कनेक्ट करना स्टूडेंट के लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कनेक्ट करवाऊंगा मैं पहले आपसे। आपको मैं ये एडवाइस देता हूँ कि स्वयं सुनिए कि एक एक पॉइंट पे कैसे कैसे मैंने क्या क्या रिलेशन दिखाया, क्यों लिया, ये आपका एक लॉजिकल अप्रोच लेके आपको पूरा रीडिंग देना, पूरा नोट्स को रीडिंग देने के बाद जो भी डाउट जनरेट होगा वो मेरे से पूछ लेना आप लोग। उसके बाद फिर अप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में और भी करवाने दीजिए, अपने आप देखना कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऊपर जाएगा। एक दिन में बेटा नहीं समझोगे, ये थोड़ा टाइम लगता है इसको समझने में। अगर ये समझ गए तो फिर देखना कि आगे बहुत स्मूथनेस आएगा क्वेश्चन बनाने में। सो हमारी बात समझ में मैंने क्या बोला? क्योंकि टॉपिक आगे प्रोसीड करेंगे तो मेरे को आगे आगे का टॉपिक पे जाना पड़ेगा, जो मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आपको पहले इस पे आप कमांड करके आइए, उसके बाद ही मैं टॉपिक को आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि टॉपिक को आगे लेके जाना भी मेरे लिए टफ है, आपके लिए भी टफ है, इसीलिए थोड़ा अप्लीकेशन पहले पढ़ के आइए आप लोग। सो हम समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? निर्मल समझ में आएगा क्या मैं बोल रहा हूँ आपको? ये एक बार टॉपिक का पढ़ के आइए तो उसका मैं दिखाऊंगा, ठीक है? चलिए, तो मैं बोल देता हूँ, आपको एडवाइस दिया, आप एक बार जाके देखिए। रिकॉर्ड लेक्चर किन्हीं को चाहिए तो बोल दीजिए कि रिकॉर्ड लेक्चर देखना है, तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा ये लेक्चर को, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा ये। रेडॉक्स रिएक्शन में नीट में क्या क्या सिलेबस है? नीट में जब रेडॉक्स रिएक्शन जाएंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन है वो है, और ऑक्सीडेशन नंबर जो फाइंड करते हैं वही उतना ही तक है, और कुछ नहीं उसमें है। ठीक है। ठीक। तो नीट के सिलेबस में उतना ही क्वेश्चन दिया, लेकिन जेई मेन का जो पेपर बनाया उसमें मैंने रेडॉक्स स्ट्रेटेशन का क्वेश्चन दिया, क्योंकि वहां पे जेई मेन का बच्चा जेई एडवांस में भी अपेयर होगा, अब वेस्ट बंगाल ज्वाइंट इंजीनियरिंग देंगे, इससे जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए, इसीलिए वहां पे मैंने इंक्लूड कर दिया उसमें। राइट। सर रिडॉक्स में वो गैल्वेनिक सेल का टॉपिक है। गैल्वेनिक सेल का जो टॉपिक है वो स्कूल के एग्जाम के चलते मैं पढ़ाया था, तो अभी नहीं लिए। जब यूटी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें मैं एक सेल्फ आपको लेके एक थोड़ा छोटा क्वेश्चन बना के ग्रुप में भेज दूंगा, मैं आपको बोलूंगा करके लाइए, फिर मैं दिखाऊंगा देखूंगा वो। नहीं वो मतलब नीट का सिलेबस में है। नीट का सिलेबस में जब आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे 12 में तो वहां पे वो है वो टॉपिक डिटेल में। ठीक। तो मैं जानबूझ के अभी इंट्रोड्यूस किया ताकि आगे जाके और भी स्मूथनेस आ जाएगा आपको समझने में, इसीलिए। ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? तो इतना पे जाके काम कीजिए, फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि ये जो ट्रिक बताया ना आपको, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो नेक्स्ट आइए, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर। चलिए, गुड नाइट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट डे बताता हूँ।